जय हिंद दोस्तों। आज हम अंबेडकर जी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर अंबेडकर का इतिहास क्या है, उनका दर्शन क्या है, उनका सोच क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। तो हमें समझना है आखिर अंबेडकर की सोच क्या था भारत के प्रति, संपूर्ण विश्व के प्रति, जो संविधान के निर्माता रहे हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए जरूर लाइक और कमेंट भी करना। दोस्तों, जब हम सामान्य परिचय की बात करें तो अंबेडकर जी का, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में एक सैन्य छावनी में हुआ था अंबेडकर जी का जन्म। अगर इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम रामाजी मालोजी सकपाल थे और माता का नाम भीमा भाई। ये 14वां संतान थे, 14 नंबर के संतान थे ये। दूसरी बात, इन यह मराठी परिवार से संबंधित थे। प्रारंभ में मराठी परिवार और कबीर पंथ से भी इनके परिवार जुड़े रहे हैं। और इनके जो पूर्वज थे, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूर्व ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कार्यरत रहे हैं। और 1900 ईस्वी में सतारा के गवर्नमेंट स्कूल में अंबेडकर जी दाखिला लेते हैं। 1900 ईस्वी में सतारा के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेते हैं। तो स्कूली जीवन की अगर मैं बात करूं तो अंबेडकर जी दलितों के साथ ही बैठते थे। सवर्ण बच्चे जो थे, अंबेडकर जी को साथ में बैठने नहीं देते थे। अगर पानी भी पीना होता था तो ऊपर से ही पानी दिया जाता था पीने के लिए। तो एक भारत में जो एक भेदभाव की जो नीति रही है, वो शुरू से ही जारी रही है। आगे अंबेडकर जी की और चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव ने अंबेडकर हटाकर अंबाडकर हटाकर अंबेडकर नाम जोड़ा था। यानी अंबेडकर नाम जो पड़ा है, उनके गांव का नाम था, उसी के उपनाम के रूप में वह अपना टाइटल लगाए थे। बाद में एक उनके गुरु थे जो ब्राह्मण गुरु थे कृष्ण केशव, उन्होंने ही उसके उपनाम को अंबेडकर बना दिया। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी, अंबेडकर के अगर इतिहास में जाएं तो प्रारंभिक जीवन में बहुत कम ही उम्र में अंबेडकर का विवाह हो गया था। 1906 ईस्वी में अंबेडकर जब 15 साल के थे, तभी इनका विवाह 9 साल की लड़की रामाबाई से हुआ था। ये रामाबाई का पिक्चर है, आप याद रखिएगा, पूछ भी लेता है। इस समय रामाबाई मात्र 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। तो जो रमाबाई थी वह मात्र 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। क्योंकि इस दौर में 20वीं सदी की शुरुआत में अगर आप देखोगे तो बाल विवाह एक कॉमन बात थी। उसमें भी निम्न वर्ग, दलित वर्ग में तो बाल विवाह होती ही थी, कम ही एज में विवाह कर दिया जाता था। तो अंबेडकर जी का विवाह भी 15 साल की एज में 9 साल की कन्या पंडिता रमाबाई से हुआ था। याद रखिएगा। अगर अंबेडकर के आगे जीवन की बात करें तो अंबेडकर 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिए थे। इनको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास किया। 1908 ईस्वी में मुंबई के एलिफेस्टन कॉलेज जो दिखाई पड़ रहा है, यहां पर प्रवेश लिया। और 1912 से यहीं से वो कला, राजनीति और कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। आगे की पढ़ाई, चूंकि आर्थिक स्थिति अंबेडकर जी का बहुत खराब था, तो आगे की पढ़ाई के लिए क्या करें? तो एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है आगे के पढ़ाई में, वह था सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने एक फेलोशिप निकाली थी, एक योजना निकाली थी। उसी योजना के द्वारा, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं,
इन व्यक्ति का बहुत बड़ा अंबेडकर के जीवन में योगदान रहा है और इसे विदेश जाने का मौका भी मिला। तो यही सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने एक योजना निकाली, छात्रवृत्ति योजना। उसी के तहत अंबेडकर 1913 में जो है भारत से बाहर अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए पहुंच गए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसी कोलंबिया विश्वविद्यालय स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। यहां अंबेडकर ने एमए में एडमिशन लिया, स्नातकोत्तर डिग्री के लिए एडमिशन लिया और 1915 में अंबेडकर जी एमए पास कर ली। और यहां पर इन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया, यानी कि इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय जो यूएसए न्यूयॉर्क में है वहां एडमिशन लिए और 1915 में इन्होंने एमए कर लिया। और इनका रिसर्च था, एमए में उस समय रिसर्च होता था, वह था प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर इन्होंने शोध किया। और वहां से पास करने के बाद अंबेडकर, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1916-17 में स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसरों के साथ, दोस्तों के साथ, ये स्क्रीन फोटो है। 1922 में अंबेडकर को बैरिस्टर की उपाधि भी मिल गई। अंबेडकर जी ने यहां पर एक बात देखा कि भारत में आप कितने भी तेज हो, कितने भी आप ज्ञान को संचित कर लिए हो, लेकिन भारत जैसे देश में कभी छुआछूत से उन्हें मुक्ति नहीं मिले। कभी एक ज्ञानी व्यक्ति को जो प्यार मोहब्बत मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन वही चीज उन्होंने देखा विदेश में कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार के छुआछूत नहीं होता है। उनके कई दोस्त थे जिन्होंने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इसीलिए अंबेडकर की जो शिक्षा नीति थी उसमें आधुनिक शिक्षा का प्रभाव ज्यादा दिखाई पड़ता है। वह भारतीय वैदिक संस्कृति जो गांधी जिसके समर्थन करते थे, आगे मैं चर्चा करूंगा, उनका वो विरोध करते थे। इन विश्वविद्यालय में अंबेडकर पढ़ के भारत आते हैं और जब भारत आते हैं दोस्तों, तो भारत में ये देखते हैं कि अंबेडकर के साथ भी लगातार जो है सवर्ण लोग जो थे छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए अंबेडकर सोचते हैं कि जब ये सवर्ण लोग हमें अपने साथ रहने ही नहीं देते हैं, तो हम क्यों ना अपने लिए एक अलग निर्वाचन की मांग की जाए। और इसी के तहत, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1919 ईस्वी में जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया, तो उसमें साउथ बोरो समिति का गठन किया गया और इसी साउथ बोरो समिति के समक्ष अंबेडकर जी प्रस्तुत होकर पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। और अंबेडकर जी कहते हैं कि हम दलितों के लिए एक, जिस तरह मुसलमानों को 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मिल गया था, उसी तरह दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया जाए। और 1926 ईस्वी में अंबेडकर जी मुंबई परिषद के सदस्य भी बने। 1927 में छुआछूत के खिलाफ इन्होंने व्यापक सत्याग्रह चलाया। अंबेडकर जी मानते थे, खास करके वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के संबंध में अंबेडकर और गांधी जी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। यहीं से सवाल पूछा जाता है। अगर केवीएस, नवोदय, डीएसएसपी जाते हो तो वहां पर अंबेडकर जी का दृष्टिकोण खास करके वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के प्रति क्या था, जरूर पूछा जाता है। तो उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ अंबेडकर जी लिखते हैं, दलितों के अमानविक स्थिति का कारण वर्ण व्यवस्था है। अंबेडकर जी ये मानते हैं कि दलितों की जो आज अमानवीय स्थिति है ना, इनका मूल कारण वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में सबके वर्ण अलग कर दिए गए
और वही वर्ण व्यवस्था आगे चल के जाति का आधार बन गया, और ये जाति का आधार ने एक शोषक रूप धारण कर लिया, और आज भी ये शोषक रूप जो है हम सबके सामने दिखाई पड़ती है। अंबेडकर जी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था सबकी नियति और पूर्व निर्धारित नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था लाया ये नेचुरल नहीं है, या जाति व्यवस्था ये प्राकृतिक नहीं है, ये एक तरह से सुनियोजित चाल है सवर्णों की। एक सुनियोजित चाल के तहत, एक सुनियोजित तरीके के तहत दलितों को निम्न वर्ग में डाल दिया गया, और उनके साथ लगातार शोषण होता रहा। वो अंबेडकर मानते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था जो है अपमानजनक व्यवस्था है। अब यहां पर एक चीज और समझना, आखिर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लेकर गांधी और अंबेडकर में क्या अंतर है, दोनों के सोच में क्या अंतर है, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे आपसे सवाल नहीं बनेगा। जहां अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे और जाति व्यवस्था के नाश की बात करते थे, हर शोषण में वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे, वही गांधी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। खास करके वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के वो पक्षधर थे, जहां अंबेडकर पश्चात शिक्षा के समर्थक थे। अंबेडकर मानते थे कि पश्चिमी शिक्षा के द्वारा ही भारत में, भारतीयों में एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विकास हो सकता है। वही गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। वो भारतीय वैदिक मूल्यों की बात करते थे, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते थे, बुनियादी शिक्षा की बात करते थे, मातृभाषा में शिक्षा की बात करते थे। एक तरफ अंबेडकर शिक्षा में बौद्ध दर्शन की वकालत करते थे कि शिक्षा में जिस प्रकार बौद्ध दर्शन में शिक्षा की बात की गई है उसी शिक्षा की बात करते थे। वही गांधी वैदिक शिक्षा की बात करते थे। उनको लगता था कि वैदिक शिक्षा के द्वारा ही समाज का निर्माण हो सकता है। इसी तरह अंबेडकर आधुनिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षा की बात करते थे, जिसमें बौद्ध मूल्य और तर्क की बात करते थे। अंबेडकर जी मानते थे कि शिक्षा में तर्क की प्रधानता हो, शिक्षा में आधुनिक मूल्यों का समावेश हो। वही गांधी जी वैदिक सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते थे कि शिक्षा में जो है वैदिक सांस्कृतिक मूल्यों का आधार हो, उनका बेस हो। एक तरफ अंबेडकर हृदय परिवर्तन का विरोध करते थे। उनका मानना था कि उच्च जाति सवर्ण जाति का कभी हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है, और ना आज तक हुआ है। इसीलिए उसके बराबरी अगर करना है तो आपको पढ़ना होगा और कानूनी हक लेना होगा। कानूनी हक के द्वारा ही बराबरी को प्राप्त कर सकते हैं। वही गांधी ट्रस्टीशिप और हृदय परिवर्तन की बात करते थे, और वह शोषण को गांधी एक नैतिक धब्बा मानते थे। वो मानते थे कि हृदय परिवर्तन के द्वारा सबको परिवर्तित किया जा सकता है, उसमें सवर्ण भी शामिल है। इनको ध्यान रखिएगा। आगे अंबेडकर जी ये बताते हैं कि ये जो शूद्र वर्ण बनाने का जो चाल है वह ब्राह्मणों सवर्णों का चाल है। अंबेडकर जी लिखते हैं कि इंडो आर्यन समाज शूद्रों को, इंडो आर्यन समाज में जब भाषा के इतिहास आप पढ़ोगे तो वहां इंडो आर्यन है, तो वो लिखते हैं कि इंडो आर्यन समाज में शूद्रों को क्षत्रिय वर्ग में रखा गया। बाद में सर्वोच्चता को लेकर के ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जो झगड़ा हुआ, इस झगड़े के कारण ब्राह्मणों ने एक चाल के तहत क्षत्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया।
जब क्षत्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया और उसे शूद्र की कैटेगरी में अपने मन से डाल दिया और उनके साथ हे दृष्टि अपनाने लगे। तो इसी की कथा अंबेडकर जी ने कही है और साथ ही अंबेडकर जी त्रिसिद्धांत के समर्थक थे। याद रखना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अंबेडकर जी का मानना था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ। आखिर ये पूना समझौता है क्या? इस समय गांधी यरवदा जेल में थे और ये पूना समझौता क्यों हुआ? क्योंकि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और इस सांप्रदायिक पंचायत के तहत दलितों के 11 समुदाय को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दलितों के 11 समुदाय को पृथक निर्वाचन की बात की। क्या की? पृथक निर्वाचन की बात की। जब ये बात गांधी को पता चला तो गांधी को यह लगा कि जिस तरह 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को अंग्रेजों ने एक चाल के तहत पृथक निर्वाचन दे करके उसे हिंदू से अलग कर दिया, वैसे ही ये अंग्रेजों की चाल है और इस चाल के तहत वह दलितों भाई को भी हिंदू से अलग करना चाहते हैं। अंबेडकर इसके पक्षधर थे। वो चाहते थे कि हमें पृथक निर्वाचन मिले, क्योंकि 1919 से ही वो पृथक निर्वाचन के लिए लड़ रहे थे। तो इसी को दृष्टिकोण में रखकर गांधी इसी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया और 24 सितंबर तक आमरण अनशन करने लगा। अंबेडकर को यह लगता है कि अगर गांधी को कुछ हो गया अनशन करते समय तो इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय बीच बचाव करना शुरू करते हैं और मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से ही अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। इन समझौता को ही पूना समझौता कहते हैं। इन समझौता में बाद में अंबेडकर जी कहते हैं कि यहां पर गांधी ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया था। तो यहां पर अंबेडकर जी पृथक निर्वाचन की बात को वापस ले लेते हैं, लेकिन जो सांप्रदायिक पंचायत में एससी के लिए 71 सीट था उसकी जगह पर 148 सीट देने की बात की, साथ ही सरकारी नौकरी में स्थान देने की बात की और प्रत्येक प्रांत में दलितों के लिए विशेष व्यवस्था की इसमें बात की थी। आप ध्यान में रखिएगा। अब सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण आता है कि अंबेडकर जी ने आखिर क्यों अंबेडकर जी बौद्ध धर्म अपना लिए। अंतिम समय में 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिए। यद्यपि अंबेडकर जी पहली बार 1907 में ही श्री कुलशेखर ने अंबेडकर को बुद्ध की जीवनी दी थी, तो उन्होंने बहुत पहले से ही बौद्ध धर्म पर रखा था। लेकिन अंबेडकर जी सोचते थे कि धीरे धीरे सवर्ण लोगों में भी बदलाव आएगा, उनके भी हृदय परिवर्तन होंगे, वो भी जो है दलितों को अपना भाई समझेंगे और अपने साथ उसको स्थान देंगे। लेकिन उन्होंने इन 50 सालों में देखा कि इन सवर्णों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पढ़े लिखे सवर्ण भी दलितों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसे अपने रोड पर जाने नहीं देते,
अपने कुओं का यूज करने नहीं देते, अपने तालाब का यूज करने नहीं देते, स्कूलों में साथ बैठने नहीं देते, शिक्षा का अधिकार नहीं देते, वेद पुराण रामायण महाभारत नहीं पढ़ने देते। इन सब को देखकर अंबेडकर जी बड़े गर्वित होते थे। अंबेडकर जी मानते थे कि संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म है जो त्रिसिद्धांत की बात करता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और वो है बौद्ध धर्म। इसीलिए धीरे धीरे अंबेडकर जी का विश्वास बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते चला गया, और जीवन के अंतिम दौर में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। इसको याद रखिएगा। दूसरी तरफ अंबेडकर जी संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत के प्रथम न्याय मंत्री बने थे, और 1990 में अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। यह स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी की स्थापना भी की। अंबेडकर जी संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष भी अंबेडकर जी रहे हैं। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। यद्यपि अंबेडकर को समेटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि उसको, उनके मेन मेन व्यू को, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे बताऊं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अंतिम में जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसका फायदा आपको ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।